Goal, nation's leading institute. Hello students, we are going to discuss the inorganic question of spot test 14 for the NEET 2025 which was held on 23rd April 2025. So let us discuss the inorganic question of this examination. जो फर्स्ट क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50. ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है. इसमें असर्शन बोलता है H2T इज मोर एसिडिक देन H2SE. सही है. ये मैं सारे हाइड्राइड को फिर से, जब भी मैं क्वेश्चन आता है मैं बताता हूं आप लोगों को कि हाइड्राइड में सारे में एप्लीकेबल है. क्या एप्लीकेबल? कोई भी हाइड्राइड हो, H2O, H2S, H2SE, H2T, चाहे कार्बन फैमिली का हाइड्राइड हो, बोरोन फैमिली का हो, नाइट्रोजन फैमिली का हो, ऑक्सीजन फैमिली का हो या हेलोजन फैमिली का हो, चाहे किसी भी फैमिली का हाइड्राइड हो, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा. एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने का इसमें दो तीन कारण होते हैं. एक कारण है कि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा. जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो डिसोसिएशन आसान हो जाएगा. जब डिसोसिएशन आसान हो जाएगा तो आसानी से H+ दे सकता है वो, पहला. दूसरा कारण ये भी है कि H+ निकलने के बाद जो कंजुगेट एनायन बनता है, वो कंजुगेट एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि ग्रुप में साइज देखा जाता है. जितना बड़ा साइज होता है एनायन की स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होती है. तो इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो H2T की एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगी और H2SE की एसिडिक कैरेक्टर कम होगी, जो कि सही स्टेटमेंट है. H2SE हैज हायर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देन H2. बिल्कुल सही है. H2SE का एसिडिक कैरेक्टर कम होने का कारण एक बताया आपको कि इसमें आप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे ही बात कर सकते हैं, कंजुगेट एनायन के स्टेबिलिटी ही बात कर सकते हैं. H2T इज मोर एसिडिक देन H2SE बिकॉज H2T टेलोरियम और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो बड़ा है, डिसोसिएशन आसान हो जाएगा, H+ देना उसके लिए आसान हो जाएगा और उसमें एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा उसका. तो इसे ही लिखा है कि H2SE का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है. H2SE का हाइड्रोजन और AC के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटा है. बॉन्ड लेंथ छोटा होने से डिसोसिएशन पुअर हो गया है और इस वजह से H+ देना उसके लिए मुश्किल बन गया है इन कंपैरिजन टू H2T, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर H2SE का कम हो गया है. तो सही स्टेटमेंट है. रीजन और असर्शन दोनों सही है, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, इसलिए 50 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 51. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज डिक्रीज्ड एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर हैज चेंज्ड टू पैरामैग्नेटिक. सही है. ये आपके चार ऑप्शन है. इसमें पूछ रहा है किनमें से स्पीसीज इसमें से इसमें मूव कर रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका घट गया है और मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो गया है. पहले से डायमैग्नेटिक था, पैरामैग्नेटिक बन गया है. ये पूछना चाह रहा है. सुनिए, तो इसके लिए है क्या, एमओटी का क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है. लेकिन इसमें अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2. अब उसके लिए पूरा आप एमओटी डायग्राम बनाइए इसका, फिर काउंट कीजिए कहाँ पे बॉन्डिंग कितना है, एंटी बॉन्डिंग कितना है, उसको फिर फॉर्मूला में पुट कीजिए, फिर निकालिए. इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम. इतना टाइम हमारे पास नीट में होता नहीं है, तो इसलिए उसके क्या करेंगे हम लोग कि इसके लिए बहुत अच्छा सा ट्रिक है. 14 इलेक्ट्रॉन रेफरेंस वाला जो बात किया जाता है कि 14 इलेक्ट्रॉन अगर है तो इसमें इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है और यहां से 15, 16, 17, 18, 19, 20 या फिर 13, 12, 11, 10, 9, 8 यहां से जाएंगे 0 पे आ जाएगा घटते घटते, और यहां से यहां तक आ जाए 0 पे आ जाएगा. 0.5 डिक्रीज करते चले जाना है. 0.5 डिक्रीज दोनों में करना है. पहली बात है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बता रहा हूं. दूसरी बात क्या है पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के लिए कि जितने भी इवन नंबर वाले हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले जितने भी हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले वो सारे के सारे डायमैग्नेटिक होते हैं. किसको छोड़कर? एक्सेप्ट 10 and 16 इलेक्ट्रॉन. 10 and 16 एक इवन नंबर है, फिर भी वो पैरामैग्नेटिक पाए गए हैं. तो 10 और 16 को छोड़कर और सारे ऑड नंबर वाले जितने भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे पैरामैग्नेटिक है. और ऑड नंबर के साथ साथ एक और है, कौन से? 10 और 16 इलेक्ट्रॉन वाले, ये भी क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक होते हैं. तो इसी फॉर्मूला के बेसिस पर हम इसको बनाएंगे, जल्दी बन जाएगा. देख लिया जाए. O2 का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 16 वाले कितना होता है? 2. O2 प्लस में
15 है, तो 15 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज नहीं किया है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर गया है इसमें, ये तो पहले ही गलत हो गया। 16 से 15 गया, तो बॉन्ड और 16 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है और 15 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर तो बढ़ गया ना, तो ये गलत है, ये हमारे लिए सही नहीं है। सेकेंड में आइए, ये 16 है और ये 18 है, नहीं 16 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया 18, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ये पेरोक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, माइनस माइनस, तो इसका 1 होता है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर गया, सही है। ए लेकिन ए पैरामैग्नेटिक है, बताया ना, 16 वाला पैरामैग्नेटिक होता है, देखो 16 वाला पैरामैग्नेटिक होता है और 18 वाला डायमैग्नेटिक होता है। तो बोल रहा है क्या कि नहीं, मैग्नेटिक बिहेवियर चेंजेस टू पैरामैग्नेटिक, ये तो डायमैग्नेटिक बन रहा है, पैरा से डाई बन जा रहा है। पहला तो स्टेटमेंट सही हो जा रहा है, बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट इससे गलत हो जा रहा है, इसलिए भी हमारे लिए सही ऑप्शन नहीं होगा। N2 14 है और N2 प्लस 13 है। N2 अभी बताए थे 14 वाले के लिए 3 मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर में चला जाता है और इसका एक इलेक्ट्रॉन घट गया तो 2.5 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर घट गया है। 14 वाले डायमैग्नेटिक होते हैं, सारे इवन वाले डायमैग्नेटिक होते हैं 10 और 16 को छोड़कर, और 13 वाले पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये सही लग रहा है हमारा। बॉन्ड ऑर्डर भी घटा है, बॉन्ड ऑर्डर भी 3 से 2.5 हो गया है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी डायमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक हो गया, तो ये हमारे लिए सही ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, इसलिए N2 से N2 प्लस जाना, इसमें बॉन्ड ऑर्डर भी घट रहा है और द मैग्नेटिक बिहेवियर चेंजेस इनटू पैरामैग्नेटिक, ये भी सही है, ये सही ऑप्शन आ रहा है। इसको भी चेक कर लेते हैं। NO तो 15 इलेक्ट्रॉन है और NO प्लस 14 इलेक्ट्रॉन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, इसका 0.5 से घट जाएगा तो 2.5 हो जाएगा, तो इसका तो बॉन्ड ऑर्डर ही बढ़ गया है, तो हमारा ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर तो घटना चाहिए, इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो सही कौन होगा? थर्ड, इसलिए 51 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, which one of the following elements shows the maximum number of different oxidation states in its compound? जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होगा वो अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कोवेलेंसी उसकी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो कर रहा है, तो उसमें बोला है कि कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा हो। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इमेजिनरी नंबर है जो किसी कंपाउंड किसी भी स्पीसीज पे डेवलप होता है ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। जब बॉन्ड बनाने के लिए जाता है तो उस पर जो इमेजिनरी चार्ज डेवलप होता है उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कंपाउंड बनाते समय सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन बना सकता है, इसको हमको बात करना है। देखा जाए, ये यूरोपियम है, यूरोपियम हमारे पास लेंथेनवाइड सीरीज का है, 4F सीरीज का है ना, लेंथेनवाइड का है। आपको एक चीज पता होना चाहिए थोड़ा सा, लेंथेनवाइड सीरीज के चाहे कोई भी एलिमेंट हो उसका 3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, या तो +2 शो करेगा, या +3 शो करेगा, या +4 शो करेगा। ऐसे यूरोपियम +4 नहीं शो करता है, +2 शो करता है, क्योंकि +2 में इसके पास 4F7 हो जाता है, इसलिए शो करना चाहता है। लेकिन +2 से +3 में बहुत ही जल्दी जाता है और ये ऑक्सीडेशन अच्छा करता है, इसलिए +2 इसका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम भी करता है, लेकिन शो कर सकता है +2 एंड +3। चलिए, तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 2 या 3 शो करेगा। लैंथनम में +3 शो करना चाहता है, लैंथनम का एक ही स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, ये भी लेंथेनवाइड सीरीज में काउंट करते हैं इसको। कैडमियम है +2, जिंक कैडमियम मरकरी ये जनरली +2 ही शो करना चाहते हैं, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। अमेरिकेमियम ये एक्टिनवाइड सीरीज का एलिमेंट है। आपको पता होना चाहिए कि एक्टिनवाइड सीरीज के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो डी ब्लॉक जैसा पिरामिडल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ये पिरामिडल टाइप होते हैं। नेपच्यूनियम वगैरह 7 तक शो कर देते हैं, अमेरिकेमियम भी +3, +4, +5, +6 तक शो करते हैं अमेरिकेमियम, इसलिए इनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? अमेरिकेमियम की, इसलिए 55 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अमेरिकेमियम हैज गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, नाइट्रोजन कैन फॉर्म ओनली 1 क्लोराइड विथ क्लोरीन इज NCl3। NCl3 बनता है लेकिन वो भी अनस्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल नहीं, उसमें स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा रिपल्सन इसमें फील करता है, इसलिए एक्सप्लोसिव हो जाता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। Whereas phosphorus can form PCl3 and PCl5, this is due to
नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, फास्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए फॉर्म करता है। हायर रिएक्टिविटी ऑफ फास्फोरस टुवर्ड्स द क्लोरीन, ना ऐसा कोई मतलब नहीं बनता है। हायर रिएक्टिविटी ये भी नहीं है, रिएक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इन नाइट्रोजन, ना ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल एब्सेंस होने की वजह से वह 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, लेकिन ये 5 अपना कोवेलेंसी 5 तक जा सकते हैं फास्फोरस। अच्छा आसान सा क्वेश्चन है। 61 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का करेक्ट ऑर्डर क्या है इसमें? चलिए मैं आप लोग को एक चीज यहां पे बता देता हूं थोड़ा सा, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल को लेकर बहुत सारा बच्चों के दिमाग में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि बॉन्ड एंगल कंपैरिजन जो किया जाता है उसका जो तरीका है ना, कि बॉन्ड एंगल में सबसे पहले क्या देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद क्या देखना है, कैसे ऑर्डर को फॉलो करेंगे, इसमें थोड़ा सा मिसकंसेप्शन बच्चों के दिमाग में आ जाता है कभी कभी लेकर। तो मैं अपना एक प्रयास लेता हूं आप लोगों को समझाने के लिए, थोड़ा समझिएगा, और उसके बाद मैं वादा करता हूं कि बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन को लेकर आपको डिस्प्यूट नहीं होगा कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा, किसका बॉन्ड एंगल कम। तो थोड़ा इसके तहत मैं लास्ट आवर ऑफ एग्जाम है, एग्जाम अब बहुत क्लोज आने वाला है, लास्ट आवर है प्रिपरेशन का आपका, तो इस पे क्योंकि बॉन्ड पैरामीटर से एक क्वेश्चन आने का चांस बहुत ही जरूरी मतलब ज्यादा है, उसमें बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, डायपोल मोमेंट वगैरह इंक्लूड कर देता है कभी कभी। तो एक क्वेश्चन तो इससे आना ही आना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। देखिए बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करना है ना हमको, तो बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, sp वाले का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, फिर sp2 वाले का होगा, फिर sp3 वाले का होगा। इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। अगर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp आ गया तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। sp2 वाले का बॉन्ड एंगल sp3 वाले से हमेशा ज्यादा होगा, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए तो इसमें स्टेरिक रिपल्सन चेक कर लीजिएगा एक बार। यही बच्चा थोड़ा छोड़ देता है, स्टेरिक रिपल्सन। और स्टेरिक रिपल्सन का एक अच्छा नाम होता है, स्टेरिक रिपल्सन एक ठेठ भाषा नाम है। स्टेरिक रिपल्सन का एक अच्छा नाम होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, उसको बोलते हैं NBEPR। जैसे NBEPR क्या है कि कोई एटम A है और B है और इसके ऊपर एक लोन पेयर है, इसको बोलते हैं वेस्पर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। इसको भी बोलेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। और इस दोनों ग्रुप के बीच में, सराउंडिंग एटम के बीच में जो रिपल्सन लगता है ना, उसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन लगेगा, इसको बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। आपको दिख रहा होगा कि अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थीटा अगर बॉन्ड एंगल है और इन दोनों के बीच में अगर रिपल्सन डोमिनेट कर जाए, जिसको बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। अगर इनके बीच में रिपल्सन डोमिनेट कर जाए वेस्पर से, ये वाला रिपल्सन से, ये वाला रिपल्सन से अगर ये वाला रिपल्सन डोमिनेट कर जाए तो स्वाभाविक है कि ये बॉन्ड एंगल थीटा बढ़ा देगा। लेकिन अगर ये दोनों डोमिनेट कर जाए तो थीटा घटा देगा। तो ये डोमिनेट कब करेगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन डोमिनेट कब करेगा, यही चेक करना होता है। तो डोमिनेट कब करेगा, मतलब कहने का है कि स्टेरिक रिपल्सन कब लगेगा। तो उसको स्टेरिक रिपल्सन के लिए कंडीशन क्या क्या है, कब कब हम इसको देखेंगे। तो कंडीशन पहला है कि सेंट्रल एटम शुड बी पहले तो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। सेंट्रल एटम sp3, sp2 और sp वाले में कभी भी स्टेरिक रिपल्सन नहीं फील होता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल 120 के आसपास होता है। स्टेरिक रिपल्सन फील होने के चांस खत्म हो गया। स्टेरिक रिपल्सन तभी फील होगा जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, 109 के आसपास बॉन्ड एंगल आ जाए। और दूसरी बात कि वह उसका साइज भी छोटा हो, सेकेंड पीरियड का हो। नहीं अगर बाय द वे एक एटम है और इसका ग्रुप बढ़ गया, ए एटम है और इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ, तो फिर इसमें दूरियां बढ़ जाएगी, फिर उसमें स्टेरिक रिपल्सन खत्म हो जाएगा, फिर वो नहीं काम करेगा। और दूसरा, साइड एटम शुड बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड और बिलो इट्स, थर्ड पीरियड और बिलो इट्स, और इट इज बल्की ग्रुप। बल्की ग्रुप कहने का मतलब क्या है, बल्की ग्रुप कोई एल्काइल ग्रुप हो, फिनाइल ग्रुप हो, एराइल ग्रुप हो, ईस्टर हो, एसिड ईस्टर हो, एसिड एनहाइड्राइड हो,
कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एमाइड हो, ये सब कोई भी ग्रुप हो, ये सब बल्कि ग्रुप होते हैं। ये सब या तो साइड एटम थर्ड पीरियड या उसके नीचे वाला कोई भी आ जाए, या फिर कोई बल्कि ग्रुप आ जाए, तो उसमें स्टेरिक रिपल्सन लगता है। अगर बाय द वे स्टेरिक रिपल्सन, इसमें दो केस आ गया, अगर स्टेरिक रिपल्सन एप्लीकेबल है तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, जो कि मैं यहां बता चुका हूं। स्टेरिक रिपल्सन अगर डोमिनेट कर गया तो थीटा बढ़ जाएगा थीटा। और अगर एप्लीकेबल नहीं है, अगर नॉट एप्लीकेबल, तो फिर हम लोग वेस्पर रूल देखते हैं, वेस्पर रूल लगाते हैं। तो वेस्पर रूल में रूल नंबर फर्स्ट क्या देखता है? रूल नंबर फर्स्ट, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ये बढ़ेगा बॉन्ड एंगल घटेगा। रूल सेकंड क्या बोलता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, अगर ये बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। रूल थर्ड क्या बोलता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, अगर ये बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। और सीक्वेंस भी इसी को फॉलो कीजिएगा। मतलब कहने का यह है कि वेस्पर रूल लगाते समय सबसे पहले लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम यही चेक कीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम साइड एटम नहीं चेक कीजिएगा, नहीं तो फिर गलत आ जाएगा आपका आंसर। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। अगर लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम सेम है तो फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम देखेंगे, अगर वो भी सेम है तब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम देखेंगे, अगर वो भी सेम है बॉन्ड एंगल सेम आ जाएगा, सबका बॉन्ड एंगल सेम। ठीक है, तो ये चीज है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, तभी जाके आप बॉन्ड एंगल का सही ऑर्डर निकाल पाएंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं, बॉन्ड एंगल कंपेरिजन देखते हैं। देखा जाए NH3 NH लोन पेयर, PH3, और एक चीज और याद रखिएगा कि ड्रैगोज मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल कम होता है, ड्रैगोज मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। NCl3 NCl लोन पेयर, OCl2। अब देखो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ये ड्रैगो है, और ड्रैगो का बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 के आसपास होता है। इसका sp3 और इसका भी sp3 होता है। याद रखिएगा OCl2 में बैक बॉन्डिंग नहीं है, OCl2 में बैक बॉन्डिंग नहीं है। इस गलतफहमी में लोग रहते हैं कि OCl2 में स्लाइड बैक बॉन्डिंग, ये बैक बॉन्डिंग, वो बैक बॉन्डिंग, कोई बैक, OCl2 हैज नो बैक बॉन्डिंग। OCl2 में कोई इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, अगर OCl2 में बैक बॉन्डिंग होता तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता। ठीक है ना, इसका बेंड शेप सब कुछ इसमें आ जाता, इस प्लेनर शेप वगैरह सब कुछ आना शुरू हो जाता। लेकिन इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देता है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन देता है, इसमें किसी तरह का कोई इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं पाया जाता। OCl2 हैज नो, बोलता है कि नो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, नो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग मतलब नो बैक बॉन्डिंग। ठीक है, OCl2 में कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है। इस बात का कितने लोग बोलते हैं कि OCl2 का बॉन्ड एंगल 110 के आसपास आ गया है। अगर OCl2 का बैक बॉन्डिंग होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो उसका बॉन्ड एंगल 120 के आसपास आ जाता, फिर 118, 117, 116, 100 ऐसे आता। लेकिन इसका बॉन्ड एंगल 109 के आसपास, 109, 110, 111, इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, इस बात को याद रखना है। तो OCl2 में बैक बॉन्डिंग नहीं है। अब सुनो, इस सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, sp3 ये तो ड्रैगो है। अब इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? स्टेरिक रिपल्सन चेक करेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन साइड एटम थर्ड पीरियड है, उसके नीचे वाला नहीं है, तो इसमें नहीं लगेगा। इसमें लगेगा, देखो सब कुछ सही है, सेकंड पीरियड का है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, साइड एटम थर्ड पीरियड का, इसमें लगेगा, इसमें भी लगेगा, सब कुछ सेम है तो इसमें भी लगेगा, तो इनका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। अब इस दोनों में स्टेरिक रिपल्सन लग रहा है तो फिर वेस्पर लगाएंगे। तो वेस्पर से जिसपे लोन पेयर कम होता है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाता है, लोन पेयर कम उस पर बॉन्ड एंगल ज्यादा। दूसरी बात, NCl3 में रिपल्सन ज्यादा लगेगा, OCl2 में इसमें तो इतना ज्यादा रिपल्सन लगता है कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करने के कगार पे नहीं रहता है। और दूसरी बात, ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन, वेस्पर थ्योरी लगाएंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर 1 है, इस पे लोन पेयर 2 है। लोन पेयर अगर 1 है तो रिपल्सन बॉन्ड एंगल, लोन पेयर की संख्या बढ़ेगी सेंटर एटम पे, बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो इसे सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल NCl3 का होगा, फिर OCl2 का हो जाएगा, उसके बाद NH3 आ जाएगा। क्यों NH3 आएगा? क्योंकि sp3 है और ड्रैगो का तो बॉन्ड एंगल 109 के आसपास होता है, इसलिए PH3 सबसे लास्ट में आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो 65 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर बट इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर and its aqueous solution also gives yellow PPT with a solution containing chromate CrO42-। बिल्कुल सही है। देखो एक चीज, एक नारा मैं बच्चों को बताता हूँ, स्लोगन है ये, व्हाइट PPT सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ऐसे PPT का तो कलर नहीं दिया है, लेकिन कलर दे तो ज्यादा अच्छा रहता है इसमें।
ए वाइट पीपीटी सॉल्युबल इन हॉट वाटर PbCl2, याद रखिएगा इसको। इसीलिए इसको दो ग्रुप में रखा गया है। ग्रुप 1 में केटायन के बेसिक रेडिकल के एनालिसिस में इसको दो ग्रुप में रखा गया है। बेसिक रेडिकल में Pb+2 ग्रुप 1 में भी है, ग्रुप 2 में भी है। इसका रीजन यही है क्योंकि ग्रुप 1 का जो पीपीटी है ना, PbCl2 हॉट वाटर सॉल्युबल है, तो इसीलिए एक डर रहता है। जैसे अभी के दिन में, अभी का मौसम जो है, टैप खोलो पानी, उसमें एकदम बिल्कुल गर्म वाटर आता है, हॉट वाटर आता है उसमें नहीं। उसमें अगर PbCl2 ले लें, सेक करें तो सॉल्युबल हो जाएगा। क्योंकि अभी तो लू इतनी चल रही, इतनी ऊपर जो लैब है आपका, उसके टंकी में पानी रखा हुआ, गर्म इतना है, जैसे ही टैप वाटर खोलेंगे उसको सेक करेंगे वो सॉल्युबल हो जाएगा। इवन आपका जो बोतल, उसमें बिस्लरी बोतल भी रखा रहेगा, वो भी गर्म हो जाएगा, इतना ज़्यादा है। हॉट के मतलब ये नहीं कि बॉइलिंग वाटर होता है, लैब में याद रखिएगा। बॉइलिंग वाटर, बहुत गर्म वाटर को बॉइलिंग वाटर लैब में बोला जाता है। हॉट वाटर मतलब वार्म वाटर, ठीक है ना। तो वार्म वाटर तो अभी के मौसम में वार्म करने के लिए अपने ही मौसम ही काफ़ी है, आपको स्टोव बंसन फ्लेम की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सॉल्युबल हो जाएगा। फिर आप बोल देंगे Pb+2 एब्सेंट हो गया। इसलिए इसको कंफर्म करने के लिए कि बाय द वे अगर हॉट वाटर थोड़ा सा मिल जाए, गलती से हमको राजस्थान वगैरह में कर रहे हो टेस्ट और मिल जाए तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए उसको सेकंड ग्रुप में भी रखा गया, ताकि सेकंड ग्रुप में वो पीपीटी बना के, सल्फाइड का पीपीटी बना के हमको कंफर्मेटरी टेस्ट दे दे कि Pb+2 इसमें है। तो ये हॉट वाटर सॉल्युबल, व्हाइट पीपीटी सॉल्युबल इन हॉट वाटर PbCl2। और PbCl2 का जो क्रोमेट का कलर होता है ना, PbCrO4 पीपीटी बनाता है येलो पीपीटी। एक ट्रिक पढ़ाते हैं बच्चों को। करीना की शादी में आज हो गए लाल पीले सारे बाराती पागल, सारे बाराती पागल। ये सबके सब सारे क्रोमेट सॉल्युबल होते हैं, ये लोग इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनका कलर होता है रेड और इनका कलर होता है येलो। स्ट्रोंशियम, बैरियम और लेड के जो क्रोमेट होते हैं, दे आर येलो इन कलर। तो PbCl2 इसका आंसर हो जाएगा। 71 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ NO बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग स्पीसीज। NO का बॉन्ड लेंथ पूछा है इसमें, ठीक है ना, देख लिया जाए। तो देखो, बॉन्ड लेंथ कंपेरिजन अगर करना हो ना, तो बॉन्ड लेंथ के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेम पीरियड का है कि नहीं है। अगर डिफरेंट पीरियड का होगा तो पीरियड चेंज करेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। अगर सेम पीरियड का तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर, अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो परसेंटेज कैरेक्टर। तो इसमें तो सब सेम पीरियड का है। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे सबसे पहले। N डबल बॉन्ड O माइनस एक लोन पेयर, N डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज, N डबल बॉन्ड O माइनस O। पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 1.5 आ जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.33 आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो NO3 माइनस का सबसे ज्यादा, उसके बाद NO2 माइनस का, और सबसे कम NO2 प्लस का होगा क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। NO3 माइनस सबसे ज्यादा, फिर NO2 माइनस, सबसे कम NO2 प्लस। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। तो 72 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76, एटॉमिक नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट विद द लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो, जो गिवन एलिमेंट है उसको आप राइट डाउन द नेम ऑफ द एलिमेंट। आप एटॉमिक नंबर से मत करना शुरू कर दो ना, फिर गलत हो जाएगा आपको। 32 कौन सा है? जर्मेनियम। 19 पोटेशियम। 35 कौन है? ब्रोमीन। और 87 कौन है? रुबिडियम। रुबिडियम ही है ना कि सीजियम है? सीजियम नहीं, सोडियम, लिथियम, लीना करे रब से फरियाद। 87 फरियाद है ना ये वाला, ये तो 55 है। रुबिडियम 19, 37 है, नॉट 87, 37। तो 87 कौन है? फ्रांसियम है। तो आपको दिख रहा होगा इसमें लोएस्ट, तो लोएस्ट में तो कोई डाउट ही नहीं है इसमें। फ्रांसियम 7th पीरियड का एलिमेंट है, सबसे नीचे हेस ब्लॉक का एलिमेंट है, सबसे कम इसका होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो फ्रांसियम हैज गॉट द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फ्रांसियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा 87। तो 76 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 77। क्या बोल रहा है? इन ग्रुप 13 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस फ्रॉम बोरन टू एल्युमिनियम एंड देन इंक्रीजेस मार्जिनली डाउन द ग्रुप, दिस इज बिकॉज ऑफ। हाँ सही है, बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरन से एल्युमिनियम में बोरन का ज़्यादा होता है, फिर इसमें बढ़ना शुरू हो जाता है, मार्जिनली बढ़ता है इसमें। इसका रीजन है इसके साइज, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज छोटा होता है, इस वजह से इसमें चेंजेस आते हैं। तो सबसे ज़्यादा होता है बोरन का, फिर थैलियम का होता है, फिर इंडियम का होता है, फिर गैलियम का होता है और सबसे कम एल्युमिनियम का हो जाता है। रीजन पूछा है इसमें, मेटालिक कैरेक्टर ऑफ ना, ये तो सही, बोरन तो नॉन मेटल है, एबिलिटी ऑफ बोरन एंड एल्युमिनियम टू फॉर्म पी बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है। इरेगुलरिटीज इन द एटॉमिक साइज, ये भी सही है, थर्ड ही ऑप्शन सही है इसका। इसके एटॉमिक साइज में इरेगुलरिटी की वजह से जो एम्बिग्यूटी होता है, चेंजेज आते हैं, इस वजह से इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेंज करता है। इरेगुलर ट्रेंड इन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल, थोड़ी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ट्रेंड इरेगुलर है, ये भी नहीं सही है। तो 77 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। When 0.1 mole of COCl3NH3 का whole 5 is treated with excess of AgNO3, 0.2 mole of AgCl are obtained. The conductivity of solution will correspond to। ठीक है, 1 मोल से 2 मोल AgNO 0.2 मोल ऑफ AgCl मिलता है। इसका मतलब कि ये 2 मोल Cl माइनस रिलीज करेगा, तब ना उसे रिएक्शन करवाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CONH3 का होल 5 Cl और Cl2 हो जाएगा। इसमें AgNO3 से रिएक्शन करवा दें तो क्या देगा? 1:2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। नहीं, 1 मोल लेंगे तो 1 मोल इसका, 2 मोल इसका देगा। तो 1:2 इलेक्ट्रोलाइटिक है, 1:2 फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो 81 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 87। द कॉम्प्लेक्स आयन हैविंग इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देखो Mn+3 है, 4s0 3d4 होता है, लेकिन Cl माइनस यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करवाएगा, नो पेयरिंग। और जब पेयरिंग नहीं होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2 आउटर डी, नॉट इनर डी। कोबाल्ट +3 है, 4s0 3d6, 3d6 में ये भी F माइनस इसके लिए वीक फील्ड होता है, तो ये भी पेयरिंग नहीं करवा सकता है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2, ये भी आउटर डी है, तो ये भी नहीं होगा। कोबाल्ट +3 है, 4s0 3d6, लेकिन याद रखिएगा कोबाल्ट +3 के लिए ऑक्सीजन डोनर SFL हो जाते हैं। हेलोजन डोनर तो वीक फील्ड होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड बन जाते हैं, तो SFL की तरह काम करना शुरू कर देते हैं लोग। तो ये पेयरिंग करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा तो क्या हो जाएगा? इनर डी, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो 87 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड ही। इसमें होगा नहीं ना, Fe+3 में 4s0 3d5 होगा, लेकिन ये वीक फील्ड लिगेंड है, इसमें भी पेयरिंग नहीं हो सकता है, नो पेयरिंग। और जब पेयरिंग नहीं होगा तो फिर काम गड़बड़ सरबड़ हो जाएगा, फिर वो इनर डी नहीं यूज करेगा, आउटर डी यूज करना पड़ेगा। तो 87 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन डायमंड एंड ग्रेफाइट आर रिस्पेक्टिवली। देखो डायमंड में तो बिल्कुल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है 154 पिकोमीटर, लेकिन ग्रेफाइट में थोड़ा सा जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जो डैंगलिंग बॉन्ड वो बनाता है ना, जिसकी वजह से उसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा घट जाता है। और इसका एग्जैक्टली अगर बॉन्ड लेंथ याद किया जाए तो 1.42 एंगस्ट्रम या 142 पिकोमीटर आता है। तो देख लिया जाए कौन सा ऑप्शन सही है ना। 142 तो इसका नहीं होता है, 154, इसका 168 नहीं हो सकता है, गलत है। 154 142 ये होता है। तो 90 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इनऑर्गेनिक क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।